55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। ये सिलसिला रवा है और मैं समझता हूँ कि आखिरी कलमदार हमारी आज की नशिस्त के मोहतरम साबिर गौहर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपनी तकलीफ पेश हर के आगाज के तौर पर ये कहना चाहूँगा कि इस नई दुनिया का मैं तिफल मकतब और ये जो है कि मैं मालेगांव में जो 12 नवंबर का जो सानिया हुआ उसमें मैं 11 महीना 2 दिन जेल में रहा और वहीं पर मैंने बहुत सारे अफसाने पढ़े, किताबें पढ़ी, तारीखी किताबें पढ़ी। सिर्फ तारीखी किताबें पढ़ी ऐसे नहीं, बल्कि मैंने वहाँ पर कुरान शरीफ 11 मरतबा ख़त्म भी किया। और वहीं पर बात से बात में जब ये हुआ मैं सोचा कि यार मैं भी तो लिख सकता हूँ। और मैंने ये जो लिखा है इसके अलावा भी कई अफसाने मैंने जेल में ही 2 से 3 महीनों के दरमियान में लिखे, जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है खून की कशिश। रियासत ताजुल मुल्क हिमालय की खसूसियत की वजह से दूर दराज तक मशहूर है। इस रियासत के बुलंद मुकाम पर खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान करामत बाग नामी कस्बा आबाद है। इस कस्बे के वस्त में मीनार फतेह नामी तकरीबन 115 फीट ऊंचा मीनार तामीर किया गया, जो जमीन की सतह से तकरीबन 20 फीट तक चौकोर चबूतरा, उसके ऊपर तकरीबन 30 फीट तक का ऊंचा गोल इतना ही मुसद्दस नुमा यानी 6 पहलू और फिर तकरीबन 25 फीट पर मुश्तमिल मीनार के बाद एक छतरी तामीर की गई है, जहां से ताजुल मुल्क की खूबसूरती का नज़ारा किया जा सकता है। मीनार फतेह की वजह से कस्बा करामत बाग दूर दराज के ताजिरों को अपनी तरफ अनहोनी कशिश के साथ रागिब करने में कामयाब हुआ और एक अजीम तिजारती मंडी बन गया। करामत बाग में मीनार फतेह से मुत्तसिल मिर्जा वजाहत बेग की पुश्तैनी हवेली है। हवेली के पीछे पहाड़ों से दामनगीर होती हुई एक साफ पानी की नहर बहती है, जो हवेली की फसीलों को छूती हुई करामत बाग के खेतों को सैराब करती है। हवेली में दर्जन भर से ज्यादा कमरे नहर के पानी की फुहारों से साकिनीन को ठंडक पहुंचाने का काम करते हैं, जबकि आंगन में मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूलों से लदे पौधे खुशबू बिखेरने का काम करते हैं। बाग के दूसरी जानिब मिर्जा वजाहत बेग अपने मुसाहिबों के हमरा रियासत के कारोबार और निज़ाम को देखते हैं। इन दिनों सयाहों का एक गौल करामत बाग आया हुआ था, इसलिए हवेली में आम दिनों की बनिस्बत ज्यादा चहल पहल और रौनक थी। बार बार थोड़े थोड़े वक्फे से कहे बुलंद हो रहे थे। एक सयाह के पूछने पर नवाब साहब गोया हुए, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है। अपने खानदान की इज्जत और विकार और नवाबी ठाट को कायम रखने की गरज से मैं खिदमत पर मामूर हूँ। तजारत को फरोग देकर पुरखों की दौलत में इजाफा कर रहा हूँ। नहरन के ज़माने के साथ यहाँ के बाशिंदों को इनकी ज़रूरत के मुताबिक इतना कुछ दे रहा हूँ कि इन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन हाँ, खेतों और बागों की निगरानी और अच्छी फसल के लिए मुझे खुद भी मेहनत करना होती है और मैं इससे गाफिल नहीं हूँ। एक दूसरे सवाल का जवाब देते हुए मिर्जा वजाहत बेग ने वाजे किया कि मेरे जद्द अमजद मिर्जा हिमाद बेग को मुगलों की जानिब से इस रियासत का जागीरदार मुकर्रर किया था। इनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी ने इस रियासत को 4 चांद लगाए। इनकी मेहनत और लगन ने रियासत को तरक्की बख्शी और मुगलों की हुकूमत में सबसे नुमाया मुकाम हासिल कर लिया। इसलिए मुगल बादशाह ने इस रियासत का नाम ताजुल मुल्क रख दिया।
धीरे धीरे रियासत की तमाम तर जिम्मेदारी इनके ही कांधों पर आ गई और फिर वो हाकिम हो गए। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आसपास के इलाकों को भी हिकमत अमली से अपने कब्जे में लेकर रियासत को वसअत देने का काम किया। अपनी फतवाहत की यादगार के तौर पर उन्होंने ही मीनार फतेह की बुनियाद रखी, लेकिन चबूतरे की तामीर के वक्त ही इनका इंतकाल हो गया। वर्षों के बाद मेरे दादा जान ने इस अधूरी इमारत को मुकम्मल करने की गरज से मंसूबाबंदी की। आप देख सकते हैं कि चबूतरे के ऊपर गोल इमारत है जो ताजुल मुल्क के 400 कामयाबी का डंका पीटने का निशान है। फिर दादा जान के 6 भाइयों की यादगार के तौर पर मुसद्दस नुमा 6 पहलू इमारत है और फिर मेरे वालिद समेत 4 बच्चों की निस्बत से 4 पहलू यानी चौकोर इमारत मीनार फतेह का पस मंजर है। मेरे वालिद मोहतरम की पैदाइश के मौके पर इनके ही नाम से इस कस्बे का नाम करामत बाग रखा गया। ये हवेली भी हमारी पुश्तैनी विरासत है। अभी मिर्जा वजाहत बेग सयाहों से गपशप ही कर रहे थे कि इनके खास खादिम चरंदाज ने हाथ लगाई, मालिक हुक्का तैयार है। अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए मिर्जा ने कहा, चरंदाज यही ले आओ। जब तक चरंदाज वहां पहुंचता मिर्जा कह रहे थे, चरंदाज कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारे हुक्के का वक्त टलता नहीं है। इन साहिबान की गपशप में मुझे वक्त का एहसास नहीं हुआ। अंधेरा फैलने लगा था। उन्होंने नजरें उठाकर देखी, हवेली रंगीन कुंकुमों से कब की रोशन हो चुकी थी। तभी चरंदाज ने हुक्का सामने रखते हुए इंतहाई अदब से दरियाफ्त किया, मालिक मेहमानों के खाने का इंतजाम भी हो गया है, और सवालिया नजरों से देखने लगा। मिर्जा वजाहत बेग ने हुक्के का एक कश लिया और धुएं के मरगोले छोड़ते हुए गोया हुए, मेहमान खाने में ही इंतजाम कर दे, हम सब थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। फिर उन्होंने सयाहों से मुखातिब होकर कहा, आप भी हुक्कों से शोर शुरू करें। इसके बाद एक साथ आवाज़ों की भनभनाहट और हुक्के की गड़गड़ाहट एक दूसरे में जम होने लगी। चरंदाज मिर्जा वजाहत बेग का इंतहाई खास खादिम था। वो हवेली के तमाम नौकरों और खादिमों का सरबराह होने के साथ ही घर के दीगर उमूर में भी दखल अंदाजी थी, लेकिन कभी भी हद से तजावुज ना करता। अपनी खिदमत बराबर अंजाम देता रहा। इसकी दिन और रात की मेहनत को देखते हुए मिर्जा ने चरंदाज की बेटी दामिनी की तालीम के खर्च का जिम्मा ले रखा था। दामिनी अब कॉलेज जाने लगी थी। वो भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में मिर्जा वजाहत बेग के साहबजादे मिर्जा नजाकत बेग अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे। कभी कभार दामिनी मिर्जा नजाकत बेग की ही कार में कॉलेज जाती। हवेली में सभी को इस बात का इल्म था, इसलिए कभी इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दामिनी एक खूबसूरत सी चंचल लड़की थी। रंग रूप और नक्शा भी इसका ऐसा था कि कोई पहली नजर में देखने पर यह गुमान भी नहीं कर सकता था कि वो मिर्जा के खादिम चरंदाज जैसे निचली जात के मामूली शख्स की लड़की है। हवेली में रहते हुए इसका रहन सहन भी शहजादियों की तरह था, और क्यों ना हो, वो हवेली में तमाम खादिमों के सरबराह चरंदाज की बेटी के अलावा मिर्जा वजाहत बेग और बेगम साहिबा की चहेती और लाडली थी। वो भी बाप के तर्ज पर बेगम साहिबा का भरपूर ख्याल रखती। खाने पीने, कपड़े लत्ते, कमरे की सफाई से लेकर पान की गुलोरियों तक और बनाव सिंगार से लेकर सर में तेल लगाकर मालिश करने, वो सोते वक्त मिसेरी पर सर और हाथ पांव दबाने तक वजाहत बेगम की खिदमत में मसरूफ रहती। इन सब से फारिग होने के बाद फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर तवज्जो देती। एक रोज मिर्जा वजाहत बेग दीवान खाने में बैठे रियासत के कामकाज, कारोबार और बागों के फलों की फरोख्त और हिसाब किताब का जायजा ले रहे थे कि इन्हें दामिनी की खनकती आवाज ने चौंका दिया। वो साहबजादा नजाकत बेग के कमरे से निकलकर भागी चली जा रही थी। मिर्जा साहब ने उसे देखा। इन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने पहली मर्तबा दामिनी को देखा है। गोरा रंग, भरपूर कद, नागिन से लहराती 2 लंबी चोटियां, सुतवा नाक, लबों पर हल्के गुलाबी रंग के लिपस्टिक के साथ साथ दामिनी के सीने के उभार को देखकर मिर्जा को अपनी जवानी याद आई। हाथी के जैसी मस्त चाल और पायट की चमचम से पूरी हवेली धमक रही थी। यकायक मिर्जा वजाहत बेग को कुछ ख्याल आ गया और वो मुस्कुराकर अपनी गर्दन को एक मर्तबा दाएं तरफ और फिर एक मर्तबा बाएं तरफ झटक कर अपने काम में मसरूफ हुए।
लेकिन पर्दे की सरसराहट और किसी कदमों की आहट के साथ दामिनी का खिलखिलाता चेहरा इनकी नजरों के सामने घूमता रहा। वो एक गहरी सोच में डूब गए और फिर तहिया कर लिया कि कल चरणदास से बात करेंगे। वो शायद कोई खतरा महसूस कर रहे थे, इसलिए चरणदास से बात करना जरूरी समझते। दूसरे रोज अपनी रोल्स रॉयस कार के बाजार से लौटते वक्त उन्होंने पिछली सीट पर खामोश बैठे चरणदास से कहा, चरणदास, दामिनी बिटिया की पढ़ाई कैसी चल रही है? चरणदास ने अचानक सवाल पर खजानत से मिर्जा साहब को देखा और फिर इंतहाई अदब से बोला, हुजूर बीए के आखिरी साल में है। वजाहत बेग ने दूसरा सवाल दाग दिया, इसकी शादी की भी कोई तैयारी है या नहीं? इस सवाल पर चरणदास ने इधर उधर देखा और शर्माते हुए कहने लगा, जी हुजूर, इस सिलसिले में आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मिर्जा चौंक कर पीछे की तरफ मुड़े और बोले, इसमें हिम्मत की बात कहाँ है भाई? बिटिया जवान हो गई है, जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। बेटियों को तो एक दिन रुखसत होकर जाना ही है। शादी की तैयारी में कुछ कमी हो तो हम किस लिए धूमधाम से अपनी दामिनी को विदा करेंगे? कोई लड़का देखा है या अभी तक सोच ही रहे हो? मिर्जा वजाहत बेग एक सांस में बोलते चले गए। चरणदास भोंकों की तरह बौखलाया इधर उधर देखता रहा। फिर बड़ी हिम्मत करके बोला, हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि। इतना कहकर खामोश हो गया। कहो क्या बात है? खामोश क्यों हो गए? बोलो ना। जी वो मैं आपसे फिर बात करूंगा, इतना कहकर पसीना पूछने लगा। इसी दौरान रोल्स रॉयस हवेली के सदर दरवाजे में दाखिल हुई। मिर्जा ने जोरदार कहका लगाकर कहा, ठीक है, लेकिन मुझे जल्द ही इस खुशखबरी से खबरदार करना। गाड़ी पोर्च में खड़ी हो गई और मिर्जा के दो खादिम दौड़ते हुए आए। एक ने मिर्जा का बैग हाथ में लेते हुए दरवाजा खोल दिया, दूसरा छतरी तान कर बाअदब खड़ा हो गया। मिर्जा वजाहत बेग अपने हाथ में ली हुई चांदी की मूठ वाली छड़ी टेकते हुए हवेली में दाखिल हो गए, जबकि खादिम चरणदास पसीने में शराबोर रोल्स रॉयस से निकल रहा था। वो कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा था। अगले रोज मिर्जा वजाहत बेग दोपहर का खाना खाने के बाद आराम की गरज से अपने कमरे में पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? मिर्जा ने पूछा। बाहर से आवाज आई, हुजूर, चरणदास हूँ। मिर्जा ने कहा, आ जाओ, दरवाजा खुला है। फिर आवाज आई, हुजूर, साथ में दामिनी भी है। ठीक है, आ जाओ कहते हुए मिर्जा साहब उठकर बैठ गए। चरणदास के पीछे दामिनी अपनी ओढ़नी के एक कोने को उंगलियों के गिर्द लपेट कर घुमाते हुए नजर नीचे किए आहिस्ता चल रही थी, जबकि सांस लेने और छोड़ते हुए सीने का उभार कयामत खैर हैजान बर्पा कर रहा था। वो भी घबराई दिखाई दे रही थी। इसकी नजरें जमीन में गड़ी हुई थी। कहो चरणदास, क्या बात है जिसको मुझसे कहने के लिए आज दामिनी बिटिया के सहारे की जरूरत पड़ी है? वो हुजूर कहते हुए चरणदास ने दामिनी से कहा, दामिनी तुम खुद ही कह दो, मेरी हिम्मत ना हुए। मिर्जा को भी बात कुछ अजीब लगी। उन्होंने दामिनी को देखते कहा, क्या बात है बेटी, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, बोलो क्या बात है? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए चरणदास को तुम्हारा सहारा लेना पड़ रहा है? जी मालिक, बात ये है कि मैं और नवाब साहब, मेरा मतलब है मिर्जा साहब, यानी मिर्जा नजाकत साहब और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दामनी सिर्फ को इतना ही कह सकी कि मिर्जा वजाहत बेग जोर से चिल्लाए, खामोश बदतमीज, तेरी ये हिम्मत! हवेली का काम करते करते हवेली की मालकिन बनने का ख्वाब देखने लगी। दफान हो जा मेरी नजरों से। और कहर आलूद नजरों से चरणदास की तरफ देखते हुए कहा, चरणदास, हमारी बेपनाह मुरव्वत और रहम का ये सिला दिया, अपनी औकात भूल गया। जलील कमीने, मेरी बराबरी करना चाहता है कुत्ते, तू क्या समझता है तेरे घर की गंदगी को मैं हवेली की जीनत बना लूंगा? इतना कहते कहते वो आपे से बाहर हो गए। दामिनी ने फिर भी कुछ कहना चाहा। मालिक, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मिर्जा साहब फिर चीख पड़े, अरे कोई है जो मेरी बंदूक ला कर दे? इधर मौके की नजाकत को भांपते हुए चरणदास ने बेटी का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर लेकर चला गया।
शोर शराबा सुनकर बेगम वजाहत भी कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा चरणदास दामिनी का हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ ले जा रहा है। मिर्जा ने अपनी सांस दुरुस्त करते हुए बेगम से कहा, नजाकत मियाँ को बुलाओ। एक बांदी दौड़कर मिर्जा नजाकत को बुला लाई। वो भी मिर्जा साहब की आवाज सुनकर उधर ही आ रहा था। नजाकत बेग के पहुंचते ही मिर्जा वजाहत बेग गरजे, क्या गुल खिला रहे हो दामिनी के साथ? इसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे जबान लड़ाने लगी है और अब इस हवेली की मालकन बनने का ख्वाब देख रही है। इससे पहले कि नजाकत मियाँ कुछ कहते, बेगम वजाहत बेग कहने लगी, आप ही ने दोनों बाप बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। इसकी तालीम का खर्च उठाकर इस कॉलेज में दाखिल करवाया जहाँ नजाकत मियाँ पढ़ते हैं। फिर नवाब का बेटा है, ऐसी वैसी गलतियां तो हो जाती हैं, इसमें बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। दरमियान में ही मिर्जा वजाहत बेग ने बेगम को रोकते हुए कहा, हम इस बात की तस्दीक नजाकत मियाँ से जानना चाहते हैं। कहते हुए वो मिर्जा नजाकत बेग की तरफ देखने लगे। मिर्जा नजाकत बेग ने नजरें नीची किए हुए कहा, ये सच है कि मैं और दामिनी एक दूसरे को चाहते हैं। इसका रहन सहन और तौर तरीके हमसे जुदा नहीं, वो हमारे ही साथ पली बड़ी है। अगर हमारे खादिम की बेटी है तो क्या हुआ, वो भी भला की खूबसूरत है। मैंने इसको अपनी बेगम बनाने के लिए ही इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। वो दिल की साफ और अभी से माँ साहब का बहुत ख्याल रखती है। हम दोनों ने जवानी की तमाम हदों को पार कर दिया। साहबजादे की जुबानी इन जुमलों को सुनकर मिर्जा वजाहत बेग ने ठंडा पसीना छोड़ दिया। उन्होंने इधर उधर देखा, कमरे में इन तीनों के अलावा चौथा कोई न था। फिर भी मिर्जा साहब ने एहतियातन दरवाजे तक जाकर तसल्ली कर ली कि कोई खादिम वगैरह तो नहीं है। पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद वो वापस हुए। बेगम और बेटे को मजीद करीब करते हुए राजदाराना अंदाज में गोया हुए। बात दामिनी के खूबसूरत होनहार और रहन सहन एहसास जिम्मेदारी की नहीं है, बात खून की है। तुम्हारी रगों में जागीरदार और नवाबी खून दौड़ रहा है, जबकि दामिनी ये चरणदास जैसे निचली जात के गंदे खून से ताल्लुक रखती है। ये सब मौज मस्ती करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इन्हें घर की जीनत नहीं बनाया जा सकता। चरणदास को बहुत सारी दौलत देकर दामिनी की शादी दूर दराज के कस्बे में करने पर मजबूर कर देंगे। आप दामिनी को भूल जाएं, यही बेहतर है। हम कल ही अपने दोस्त मिर्जा दबीर बेग से कहकर नवाब शौकत अली की बेटी हिना का हाथ तुम्हारे लिए मांग लेंगे। लेकिन अब्बा जान, मेरी बात तो सुनिए, कहकर मिर्जा नजाकत बेग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मिर्जा साहब ने सुनी अनसुनी करके दोनों माँ बेटों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। इससे पहले कि मिर्जा नजाकत अपनी बात पूरी करते, बेगम वजाहत बेग अपने बेटे को घसीटते हुए बाहर निकल गई। वो कह रही थी, मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वो अभी कोई बात नहीं सुनेंगे। वक्त आने पर हम फिर इनसे बात कर लेंगे, अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। इस वाक़े को 2-3 दिन गुजर जाने के बाद तक ना तो दामिनी हवेली में नजर आई और ना ही चरणदास हवेली के नौकरों और ना ही चरणदास हवेली के नौकरों ने भी चरणदास के अचानक गायब होने पर मुख्तलिफ चेमगोइयाँ चल रही थी कि एक रोज मिर्जा साहब ने अपने ड्राइवर शक्कू को कहा कि जाकर चरणदास को बुला लाओ। कहना मिर्जा साहब ने याद किया है। शक्कू गया और कुछ वक्त के बाद वापस आया और बोला, मालिक, चरणदास तो आने को तैयार था, मगर दामिनी ने इसको आने नहीं दिया। कह रही थी कि मैं जाकर बात करती हूँ, लेकिन चरणदास कह रहा था तुम बात बिगाड़ दोगी, मुझे जाने दो। मालिक गुस्से में थे, इसलिए वो बुरा भला बोल गए। यूँ तो बहुत अच्छे इंसान है, पर दामिनी नहीं मानी। मिर्जा वजाहत बेग ने शक्कू से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। वो सोचने लगे, आखिर दामिनी मुझसे क्या बात करना चाहती है। कहीं साहबजादे ने इससे कोई वादा तो नहीं कर दिया। दामिनी कहीं मिर्जा खानदान पर कोई दाग तो नहीं लगा देगी। खैर, चरणदास की बात तो समझ में आती है, नहीं तो कुछ दिनों में वो आ ही जाएगा। ये बात की इत्मीनान बख्श है कि चरणदास के दिल में अभी भी हमारी इज्जत बाकी है। इस काम के लिए हमें मिर्जा दबीर बेग को हमराज बनाना होगा। उन्होंने फिर शक्कू को आग लगाई। अरे वो शक्कू मियाँ, जाओ जरा मिर्जा दबीर को बुला लाओ, इनसे कहना साथ में चले, कुछ जरूरी बातें हैं। गाड़ी लेकर जाओ और फौरन वापस आओ।
मिर्जा वजाहत अकेले कमरे में टहलने लगे। करीब 1 घंटे के बाद शेरपुर मिर्जा दबीर बेग को ले आया। मिर्जा वजाहत ने पुत्र रूप से शेरपुर को दिया और कहा, ये लो बच्चों के लिए मिठाइयाँ ले लेना, ठीक है तुम जाओ। शेरपुर के जाते ही मिर्जा वजाहत बेग ने शतरंज की बिसात बिछा दी और गोया हुए, चलो भाई मिर्जा, बहुत दिनों के बाद हमने भी बिसात बिछाई है, देखे किसको मात होती है। मिर्जा दबीर ने फौरन चोट की। शतरंज की बिसात बिछाते ही मैं समझ गया कि तुम जरूर कोई नई चाल पर गौर कर रहे होगे, इसलिए इस नाचीज को याद किया है। मिर्जा वजाहत फौरन बोल पड़े, इसी वजह से तुम्हारे साथ इस खेल में मजा आता है, क्योंकि तुम चालों को खूब समझते हो। शतरंज के जारी खेल में मिर्जा वजाहत बेग ने दामिनी और चरणदास के वाक़े को मुख्तसरन बयान किया और मिर्जा दबीर बेग की तरफ देखते हुए बोले, इस प्यादे की नजर अब सबसे ऊंची जगह हासिल करने को है। मिर्जा दबीर बेग ने चाल चलते हुए कहा, प्यादे को हाथी के पैरों तले रौंद डाले तो नहीं, फिर बादशाह को शय और मात का खतरा लाक होगा। कुछ ऐसा हो कि प्यादा भी सलामत रहे और सल्तनत भी कायम रहे। मिर्जा दबीर बेग ने मौजू बदलते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, दरअसल मैं इधर आने का इरादा कर ही रहा था कि शेरपुर मियाँ आ गए। इसने नवीद सुनाई कि तुमने याद किया है और मेरे आते ही तुमने भी बिसात बिछा दी। खुशखबरी ये है कि मिर्जा शौकत अली ने अपनी बेटी हिना के लिए नजाकत मियाँ के रिश्ते को कबूल कर लिया है और वो चाहते हैं कि जल्द ही इस जिम्मेदारी से भी दस्तबरदार हो जाए। इतना सुनते ही मिर्जा वजाहत बेग की बाँछें खिल गई। दूसरे ही लम्हे अफसुर्दा होकर कहने लगे, पर इस दामनी का क्या किया जाए। तब मिर्जा दबीर बेग ने कहा, अगर तुम मुझे अपना हमदम व गमख्वार मानते हो तो ये मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं खुद दामनी बिटिया और चरणदास से बात करके कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम सिर्फ मिर्जा शौकत अली और इनकी बेगम के इस्तेकबाल की तैयारियां करो, वो 1-2 रोज में हवेली आने वाले हैं। कस्बा करामत बाग और हवेली को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया। हर तरफ रोशनी और बरकी कुमकुमों से रात में भी दिन के समा का गुमान होता था। दर्जन पर खादिमीन के साथ मिर्जा और बेगम शौकत अली अपनी बेटी हिना के साथ तशरीफ लाए। तोहफे तहाइफ का तबादला हुआ। इसी दौरान साहिबजादा नजाकत बेग की शादी की तारीखें तय हो गई। ठीक 1 महीने के बाद नजाकत बेग और हिना शादी के बंधन में बंध जाने वाले थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखरी हुई थी। एक रोज मिर्जा दबीर बेग ने बड़े अच्छे मूड में मिर्जा वजाहत बेग को ये खुशखबरी सुनाई कि जिस दिन नजाकत मियाँ का अक़्द होगा उसी रोज दामिनी को इसकी मौसी के लड़के के साथ विवाह के बंधन में बांध दिया जाएगा। मैंने इनको लेने देने की तमाम बातें तय कर दी हैं। चरणदास और दामिनी को इस पर राजी कर लिया है, लेकिन चरणदास की खुशी इसमें है कि वो ताहयात तुम्हारी खिदमत करे, इसलिए इसको हवेली बुला लिया जाए। मिर्जा वजाहत ने कहा, हमने कब इसको बेदखल किया, हमें तो आज भी इसकी बहुत याद आती है। वो हमारा सच्चा नमकख्वार है। लेकिन भाई ये बताओ, आखिर दामिनी राजी कैसे हुई? दबीर बेग ने कहा, ये एक लंबी कहानी है। वो नजाकत मियाँ से सच्ची मोहब्बत करती है, बल्कि मैं भी इसकी पाकीज़ा मोहब्बत का कायल हूँ। मैंने जब इसको मिर्जा हिमायत बेग के खानदान और खून का हवाला दिया तब दामिनी ने सिर्फ इतना कहा, बात अगर मिर्जा हिमायत बेग के खानदान और खून की है तो फिर मैं भी इस खानदान और खून की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मजीद कहा कि मुझे दौलत, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी और इसी वक्त इस खानदान के खून की हिफाजत के लिए साहबजादा नजाकत बेग की जिंदगी से हटने को तैयार हूँ। लेकिन फिर भी मैंने दामिनी और इसकी मौसी के लिए इतना वजीफा देने की सिफारिश की है कि इनकी गुजर बसर हो सके। दूसरे ये कि जिस रोज नजाकत मियाँ का अक़्द होगा उसी रोज दामिनी भी अपनी मौसी के लड़के से किशनपुर में विवाह कर लेगी। मिर्जा वजाहत बेग ने मिर्जा दबीर बेग का हाथ जोर से दबाते हुए पुरजोश लहजे में कहा, मिर्जा दबीर, तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया है। तुमने मिर्जा हिमायत बेग के खानदान और खून का वास्ता देकर दामिनी को राजी करके इस खानदान पर एहसान अजीम किया है। ये बंदा इस एहसान को पूरी जिंदगी याद रखेगा।
तुमने दामिनी की मौसी और इसके लिए जो वजीफा मुकर्रर किया है इसको दुगना करके 1 महीने की पेशगी फौरन से पेशतर पहुंचा दो। मैं ये खुशखबरी मेरी बेगम और नज़ाकत मियाँ को भी सुना देता हूँ, बल्कि तुम भी साथ चलो और खुद अपनी जुबानी बतला दो तो ये ज्यादा बेहतर होगा। वो दोनों एक साथ हवेली की अंदरूनी जानिब चले गए। 1 माह बाद तयशुदा तारीख को साहबजादा नज़ाकत बेग और हिना की शादी हुई। इस वक्त भी कस्बा करामत बाग और हवेली पूरी तरह सजाई गई। कई रोज तक मीनार फतेह भी रोशनियों में नहाया हुआ था। तकरीबन 1 हफ्ते तक हवेली में मुख्तलिफ महफिलें जमी रही। कस्बा करामत बाग को दावत दी गई। एक से बढ़कर एक पकवान बनाए गए। तोहफे तहाइफ के लेन देन कई रोज तक जारी रहे। मुबारकबादियों का सिलसिला चलता रहा। हर कोई नौ उर्सू जोड़े को मुबारकबाद पेश करता और अपनी बिसात भर तोहफा भी देता रहा। बहुत सारे लोग तो सिर्फ दुआओं पर ही इत्तेफा करके चलते बने। इस पूरी कड़ी में अगर कोई नजर नहीं आया तो दामिनी और चरणदास और ना ही किसी ने इन दोनों की तरफ तवज्जो दी। साहबजादा नज़ाकत बेग शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करके कारोबारी उमूर में मिर्जा वजाहत बेग का हाथ बटाने लगे। मिर्जा वजाहत बेग भी धीरे धीरे इन्हें अपनी जायदाद, बागीचों, खेत खलियानों, कोठियों और कारोबार को समझाते रहे ताकि वो खानदानी रविश और रिवायत को बरकरार रख सके। वक्त तेजी से गुजरने लगा। इस दरमियान हवेली में साहबजादा नज़ाकत बेग और हिना बेगम के तवस्सुत से किलकारी भी सुनाई दी। साहबजादा नज़ाकत बेग औलाद नवीना से सरफराज हुए। जिस दिन हवेली में नए शहजादे के नाम की रस्म थी उस दिन मिर्जा वजाहत बेग ने शहर भर में मिठाइयाँ तकसीम की। हवेली के खातमीन को कपड़े, शाल और दीगर तोहफे, इसके अलावा कुछ रकमें भी बतौर नजराना पेश की। मौलवी साहब ने मिर्जा वजाहत बेग के मशवरे से नए शहजादे का नाम मिर्जा शुजाअत बेग रखने का ऐलान किया। इसी दिन खातमीन को तोहफा देते वक्त मिर्जा वजाहत ने अपने वफादार खादिम चरणदास से पूछा, दामिनी बिटिया का क्या हाल है, इसे भी कोई औलाद हुई है या नहीं। तब चरणदास ने बतलाया कि दामिनी को बेटा हुआ है और वो अब तकरीबन 1.5 महीने का होने को आया है। मिर्जा वजाहत बेग ने एक सोने का ब्रेसलेट अपनी जेब से निकाल कर चरणदास को दिया और कहा, ये मेरी तरफ से दामिनी बिटिया के बच्चे को दे देना। चरणदास ने दोनों हाथों से इस तोहफे को कबूल किया और कहा, हुजूर, ये नवाबी खानदान के खून की कशिश है। मैं जरूर किशनपुर जाकर दामिनी को दूंगा। किशनपुर का नाम सुनते ही मिर्जा वजाहत बेग के चेहरे पर एक हंसी सी शिकन उभरी और गायब हो गई। आखिर वो नाम रखने की रस्म में मुनहमिक थे और करामत बाग के जरूरतमंदों में तोहफे की तकसीम कर रहे थे। दिन पर लगाकर उड़ते रहे। आखिर वो मौका भी आया जब मिर्जा वजाहत बेग ने मुकम्मल तौर पर रियासत तामीर मुल्क का पूरा निज़ाम अपने फर्जंद मिर्जा नज़ाकत बेग को सौंपने का ऐलान कर दिया। 1 हफ्ते तक इसकी तैयारियां जारी रही। पूरी रियासत से उमरा, रऊसा, शोरफा, तुज्जार और कारोबारी अफराद को दावतनामे भेजे गए। आसपास की रियासतों से मेहमानों को मदऊ किया गया। मिर्जा नज़ाकत के ससुराली रिश्तेदारों को भी बुलाया गया। वहीं खास तौर पर मिर्जा नज़ाकत बेग की इमा पर मिर्जा व बेगम वजाहत बेग ने आपसी मशवरे से दामनी और इसकी मौसी को भी मदऊ किया। इस पूरी तैयारी में मिर्जा दबीर की हवेली के कारकुनों के तौर पर रस्म ताजपोशी की तैयारियों में मसरूफ बकार रहे। आज रियासत ताजुल मुल्क के नए नवाब मिर्जा नज़ाकत बेग की रस्म ताजपोशी थी। काफ़ी मेहमान आ चुके थे। अभी भी मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी ही था। एक बड़ा शामियाना लगाया गया था। शामियाने में हर तरह की आशाइश और सहूलत मुयस्सर थी। मेहमानों के लिए मुख्तलिफ अंदाज में रुतबा और मर्तबे के साथ कुर्सियों को तरतीब दिया गया था। शामियाने के दरमियान में एक खुशनुमा स्टेज बनाया गया था। स्टेज पर एक शाही कुर्सी से मुत्तसिल चंद कुर्सियां लगी हुई थी। इनमें एक कुर्सी मिर्जा वजाहत बेग, इनके दाएं जानिब बेगम वजाहत बेग, जबकि मुखालिफ सिमतों में 2 मुतवाज़ी कुर्सियों पर मिर्जा व बेगम शौकत अली की कुर्सियां थी। शाही कुर्सी के एक तरफ बेगम नज़ाकत मिर्जा और दूसरी जानिब मिर्जा शुजाअत बेग की एक कुर्सी सजाई गई थी। अभी रस्म ताजपोशी में कुछ ही लम्हे बाकी थे कि मिर्जा वजाहत बेग की नज़र एक जगह जा ठहरी।
शहजादा मिर्जा शुजात बेग के लिए मुख्तस कुर्सी पर इसी उम्र के एक बच्चे को शान बेनियाजी से बैठा देखकर मिर्जा वजाहत बेग चीखे, ये कौन खबीज इस कुर्सी पर बैठा है? किसकी इतनी जुर्रत हुई कि अपने बच्चे को इस कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की? तमाम उमरा, रऊसा, शुरबा, तुजार और मजलिस में शामिल अफराद एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इस मखसूस कुर्सी पर बैठे हुए बच्चे की शान बेनियाजी में कोई फर्क नहीं आया। कुछ तवक्कुफ के बाद मिर्जा वजाहत बेग का खादिम चरंदाज आगे बढ़कर बोला, हुजूर, ये दामनी का बच्चा है। मिर्जा फिर गर्जे, हरामखोर, इसको कुर्सी से उठाता क्यों नहीं? चरंदाज ने इस पूरे मजमे पर तायराना नजर डाली और इसी आजिजी के से अंदाज में बोला, हुजूर, मेरे खून में इतनी ताप और मेरी इतनी औकात कहाँ? मैं तो हमेशा अपनी औकात पहचान कर आपके सामने जमीन पर दो जानू ही बैठा हूँ, लेकिन ये आपका ही खून है जो अपनी जगह पहचानता है और खून की कशिश ने अपनी जगह पहचान ली है। इतना सुनना था कि मिर्जा वजाहत बेग का पारा मजीद चढ़ गया। फिर वो गरजे, गुस्ताख, जुबान पीट लूंगा तेरी, जो तूने अब मजीद बदतमीजी की। तब ही दामिनी खूंखार शेरनी की तरह आगे बढ़ी और कहा, मिर्जा साहब, ये सच है कि ये आपके ही खानदान का खून है। इसने आगे बढ़कर कहा, ये मिर्जा नजाकत बेग की निशानी है, जिसको मैंने अमानत समझकर संभाला है। मुझे इसी मौके का इंतजार था। शायद आपको याद नहीं, आपने मिर्जा दबीर चाचा को मेरे पास अपने खानदान और खून का वास्ता देकर भेजा था। तब मैंने चाचा से कहा था, बात अगर मिर्जा हिमायत बेग के खानदान और खून की है तो फिर मैं भी इस खानदान और खून की हिफाजत के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। और तब से ही मैं साहबजादा नजाकत बेग की जिंदगी से दूर हो गई, लेकिन आपके खानदान के खून की हिफाजत का वादा पूरा किया। एक निगाह पूरे मजमे पर डालते हुए दामनी फिर बोली, रह गई मेरी शादी की बात, तो मैंने ये शर्त जानबूझ कर रखी थी कि जिस दिन साहबजादा नजाकत बेग का अक़्द होगा उसी रोज विवाह करूंगी। इस शर्त के पीछे मकसद ये था कि अपने बेटे की शादी की मसरूफियत में आप मेरी तरफ ध्यान ना दें। दामिनी बोलती रही, दरअसल मेरी मौसी की कोई औलाद ही नहीं है। मैं ये सॉन्ग इसलिए रचा कि अपनी मौसी के घर किशनपुर में रहते हुए मिर्जा नजाकत बेग के बच्चे को जन्म दे सकूं, सो मैंने अपना मकसद पूरा किया। मिर्जा साहब, मैं इस दिन भी आपसे कहती रही कि मेरी बात सुन ले, लेकिन आप खुद भी सुनने को तैयार नहीं थे और ना ही आप साहबजादा नजाकत बेग की बात को सुना। पूरे मजमे पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब जब तक दामिनी को तके जा रहे थे। दामिनी मुसलसल कहती रही, मैंने यहाँ से रवाना होने से पहले साहबजादों को इस बात से आगाह कर दिया था कि मेरे पेट में मिर्जा हिमायत बेग के खानदान का खून परवरिश पा रहा है और मैं इस खून की हिफाजत करते हुए इसको जन्म देकर रहूंगी, चाहे तो बुलाकर पूछ ले। इसने मिर्जा वजाहत बेग की आंखों में झांकते हुए कहा, छोटे शहजादे के नाम की रस्म पर आपने मेरे वालिद को बुलाकर जब इन्हें मेरे बच्चे के लिए सोने का ब्रेसलेट दिया था, तब मैंने मिर्जा हिमायत बेग के खानदान और खून की कशिश महसूस की थी। खून की यही कशिश है जिसने आपको तोहफा देने पर मजबूर किया, वरना जिस लड़की को शहर बदल करके छुटकारा हासिल करना चाहते थे, इसके बच्चे को सोने का ब्रेसलेट देने की क्या जरूरत थी? ये सच है कि खून ही खून को पहचानता है। इस बच्चे को अभी कोई समझ नहीं है और ना ही किसी ने इसको इस कुर्सी पर बिठाया था। ये तो मिर्जा हिमायत बेग के खानदान का खून है जो अपनी जगह पहचान कर जा बैठा। अभी दामिनी के अल्फाज थमे भी नहीं थे कि भीड़ को चीरती हुई दामिनी की मौसी भी वारिद हुई। इसने मिर्जा वजाहत बेग को मुखातिब करते हुए पूछा, मिर्जा साहब मुझे पहचाना? इससे पहले कि मिर्जा साहब कुछ कह पाते, मौसी कहती रही, ये दामिनी भी मिर्जा हिमायत के खानदान का ही खून है। ये आपकी सगी भतीजी है। दामिनी की माँ और मेरी छोटी बहन निर्मला आपकी हवेली में बांधी थी। एक रोज नशे में धुत आपके छोटे भाई मिर्जा शराफत बेग ने इसके साथ ज्यादती की और वो सब कुछ कर डाला जिससे हम गरीबों की इज्जत दागदार हो जाती है। लेकिन इस वक्त तो आपके वालिद ने भी इनकार कर दिया था। वो तो भला हो चरणदास का
जो सब कुछ जानते हुए भी इसने निर्मला को अपनाया और दामिनी को अपनी बेटी बनाकर इसकी जिम्मेदारी पूरी की। आप देख सकते हैं मुझ में, चरणदास में और दामिनी में कितना फर्क है। या ये किसी सूरत में भी हम नीच खानदान के दिखाई देती है? नहीं मिर्जा साहब, नहीं, ये भी आप ही के खानदान का खून है और खून की कशिश है जो दामिनी को एक खादिम की बेटी समझकर भी आपने हवेली में जगह दी। मिर्जा साहब, आपने अपने ही खून को ना पहचानने की गलती की है। आप अपनी अना के आगे इसी दिन दामिनी की बातों को सुन लेते तो मुमकिन है रस्म ताजपोशी के दिन रियासत ताजुल मुल्क के उमरा, रौजा, शोरबा और दीगर रियासत के मेहमानों के सामने इतनी सुर्खी नहीं उठाना पड़ती। अब भी वक्त है, अपने खून को पहचाने और उठाकर गले लगा दें। इसी लम्हे मिर्जा नजाकत बेग और बेगम नजाकत बेग हिना भी आगे बढ़े। बेगम नजाकत बेग बोल उठी, अब्बा जान, मुझे शादी के पहले रोज ही दूल्हे मियाँ ने सब कुछ साफ साफ बता दिया था। मैंने भी इन दोनों की पाकीज़ा मोहब्बत को समझते हुए दामनी बहन को कबूल कर लिया था। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस खानदान और खून के हवाले से हम सब जाने और पहचाने जाते हैं, इस खानदान को इस तरह रुसवा ना होने दें और इन दोनों को तहे दिल से कबूल कर ले। बहू के मुंह से इन अल्फाज को सुनते ही मिर्जा वजाद बेग की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने फौरन बच्चे को कुर्सी से उठाकर गोद में लिया और दामिनी का हाथ हिना और नजाकत के हाथों में दे दिया। शुक्रिया। साबिर गौहर साहब ने अपनी तकनीक खून की कशिश यहाँ पर पेश की, इस पर जो साहब तबसरा करना चाहे। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।